आज की वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। 4 नियम होते हैं आपके। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और हम इसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम जानेंगे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, यानी जो आपके आइंस्टीन ने बताया था E बराबर mc², ये कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं पदार्थ क्या है ना, पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपका पदार्थों का वर्गीकरण सम्मिलित है। तो पदार्थों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे पदार्थ आपके 2 प्रकार के होते हैं, समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें विलय और विलायक के कणों का आकार एक जैसा हो, है ना, वो समांगी पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिनमें जितने भी यौगिक तत्व मिले हो, सबके जो कण का आकार हो वो एक जैसा हो। विषमांगी पदार्थ वे होते हैं जिसमें विलय और विलायक के कणों का जो आकार होता है वो बराबर ना हो। जैसे नमक और चीनी का घोल आपका समांगी पदार्थ है। जब आप नमक और चीनी का घोल बनाते हो तो उसमें पानी और चीनी का घोल बनाते हो तो उसमें पानी और चीनी के कणों का आकार एक समान हो जाता है, जिसमें आपको चीनी नहीं दिखाई देती है। लेकिन विषमांगी पदार्थ क्या है कि जब आप इसमें पानी में बालू या मिट्टी मिला दे तो उसमें आपको बालू के कण अलग से दिखाई देते हैं। तो यह है आपका समांगी पदार्थ, यह आपका विषमांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ फिर से आपके 2 भागों में आ जाता है, विलयन और शुद्ध पदार्थ। विलयन और शुद्ध पदार्थ। विलयन आपका क्या है, जैसे आप शरबत बनाते हो विलयन है ना, विलयन में विलय और विलायक होते हैं। ऐसे आपके शुद्ध पदार्थ है। और शुद्ध पदार्थ भी आपके पुनः से 2 भागों में बटे होते हैं, जिनको आप बोलते हो तत्व, जो सरल पदार्थ होता है, और यौगिक। यानी तत्व क्या है, जैसे आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब तत्व हैं। और यौगिक क्या है, जब आपके 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर आपस में यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसमें 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं, फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप परमाणु क्रमांक कहते हो, है ना। तो परमाणु क्रमांक क्या है ये देखते हैं। कि पहला है आपका पॉइंट कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक Z कहलाती है। यानी किसी तत्व के परमाणु क्रमांक उतना ही होगा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उतना ही होगा जितने उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होगी। और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बोथ आर इक्वल टू आपका परमाणु क्रमांक। दोनों आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आपका होता है प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। यानी हर एक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित है। यानी हाइड्रोजन का निश्चित है, हर एक तत्व का, क्लोरीन वगैरह जितने भी तत्व आपके अब तक ज्ञात तत्व हैं, सबका परमाणु क्रमांक फिक्स होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा। अब हम आते हैं अपने रासायनिक संयोग के नियम पर। तो रासायनिक संयोजन के नियम में पहला नियम आपका आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। रशियन वैज्ञानिक, मतलब रसिया के वैज्ञानिक थे MV लोमोनोसेव। MV लोमोनोसोव ने सन 1756 में, है ना, 1756 में इस नियम का प्रतिपादन किया। रशिया के वैज्ञानिक थे MV लोमोनोसेव, 1756 में इस नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे सपोज आपने घर में देखा होगा, कुछ भी आप लीजिए, जैसे कि आप चीनी को पीसने बैठे। अगर आपने 2 किलो चीनी ली, उस चीनी को आप पीसने बैठे, तो पीसने के बाद भी आपकी चीनी 2 किलो ही प्राप्त होगी। अगर इसमें से आपको कुछ पॉइंट में या 100-200 ग्राम कम हो, तो इसका मतलब आपने जिसमें चीनी पीसी हो उसमें वो लगी होगी। यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी अगर आपने कार्बन 10 ग्राम और ऑक्सीजन 20 ग्राम लिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 30 ग्राम ही बनेगी। यानी 10 + 20 30, है ना। अगर आप नमक और चीनी, 2 किलो नमक और 3 किलो चीनी आपस में एक साथ पीस रहे हो, तो जो मिश्रण चूर तैयार होगा वो 5 किलो का ही होगा। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसको आप डिफिनीशन से याद कर सकते हो।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहेगा हमारा। क्या कैसे कर सकते हो कि अपक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान, यानी जब आपने किसी जो भी आपने 1 2 3 जितने भी पदार्थ लिए हो, अपक्रिया से पूर्व यानी जो आपके अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान, और अपक्रिया के बाद यानी अपक्रिया के बाद आपका जो भी बना है उससे मतलब नहीं है। यानी अगर आपने 3 kg या 3 मोल Na के लिए और 2 मोल Cl के लिए, तो आपका NaCl 5 मोल का बनेगा। यानी क्या बनता है उससे मतलब नहीं है, आपको इतना पता है कि अपक्रिया से पूर्व पदार्थ का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान और अपक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होगा। ठीक है, और रासायनिक समीकरण आपके जितने हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। दूसरा नियम आपका आता है स्थिर अनुपात का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले इसके बारे में जानते हैं कि फ्रेंच के वैज्ञानिक थे प्राउस्ट। फ्रेंच के वैज्ञानिक थे प्राउस्ट, तो सन 1797 में इस नियम का प्रतिपादन किया। फ्रेंच वैज्ञानिक प्राउस्ट ने 1797 में इस नियम का प्रतिपादन किया। इसके आधार पर इन्होंने बताया, इसके अनुसार इन्होंने बताया कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम में बताया था कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। जैसे कि आप चाहे पानी को तालाब से प्राप्त करें, ठीक है, आप चाहे पानी को तालाब से प्राप्त करें, आप चाहे पानी को बारिश से प्राप्त करें, आप चाहे पानी को लैब में बनाओ, उस पानी के यौगिक में जितने भी तत्व होंगे, जैसे आपके वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 यौगिक होते हैं, इन दोनों के बीच जो रेशियो होगा वो हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आपका 1:8 में ही पानी हमेशा प्राप्त होगा, चाहे आप उसको बारिश के पानी का आप देखें या आप तालाब के पानी का या आप लैब में बनाओ। तो प्रत्येक यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है जो उसके बनाने की विधि या स्रोत पर निर्भर नहीं करता। यानी आप चाहे पानी को बनाएं या किसी भी, या समुद्र का पानी उठा लाएं, कहाँ का भी पानी उठा लाएं, उनके तत्वों के भी निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। तो फिर से देखते हैं कि फ्रेंच वैज्ञानिक प्राउस्ट ने सन 1797 में इस नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। ठीक है, अब ये चाहे आप उसके बनाने की विधि या स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि सभी कार्बनिक यौगिक और लगभग सभी अकार्बनिक यौगिक को इस नियम का पालन करते हैं। जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक हैं या जितने भी अकार्बनिक लगभग अकार्बनिक यौगिक हैं, सब इस नियम का पालन करते हैं। ठीक है, कुछ को छोड़कर। अब बात करते हैं इसके बचे वाले 2 की, और आपके रासायनिक संयोजन के नियम यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला आता है गुणित अनुपात का नियम। इंग्लिश वैज्ञानिक थे, है ना, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन ने 1803 में इस नियम का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक तत्व बनाते हैं, तो एक निश्चित तत्व का भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करते हैं, तो उनमें एक सरल अनुपात होता है। इन्होंने बताया कि जब ये 2 या 2 से अधिक तत्व, है ना, कोई 2 तत्व लीजिए या 2 से ज्यादा तत्व लीजिए, और इनका आपस में जब आप संयोग कराते हैं तो ये 2 या 2 से अधिक तत्व बनाते हैं। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा तत्व लिए हैं तो आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक तत्व बनाएंगे। तो होता क्या है, इनके तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करते हैं, तो उनमें आपस में एक सरल अनुपात होता है। यही आपका गुणित अनुपात का नियम है। ठीक है, यानी अगर आपके कोई भी 2 तत्व हैं और आपस में संयोग कर रहे हैं तो 2 से अधिक तत्व बनाएंगे। ठीक है, और उनके तत्व का निश्चित भार जो होगा वो दूसरे तत्व के अलग अलग भार से संयोग करेगा, है ना। इसे आपका गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अगला है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक रिचर्ड ने 1792 में इस नियम का प्रतिपादन किया। इसके आधार पर इन्होंने बताया कि जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, अथवा उसका एक पूर्णांक गुणित अनुपात होता है। समझिए कि ये नियम क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला रूल है। इन्होंने बताया कि अगर आपके कोई 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त करें, जैसे आपके HOC है ना, कोई आपके अलग अलग तत्व है H और C है,
ये किसी तीसरे तत्व से संयोग कर रहे हैं, तो इनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होगा जिसमें वह स्वयं से एक संयुक्त है। जैसे H और C आपका CH4 बना लेंगे, H और O आपका H2O बना लेंगे, और C और O आपका CO2 बना लेंगे। इन तीनों में जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का पूर्ण गुणित अनुपात होता है। ठीक है, ये आपके थे रासायनिक संयोजन के चारों नियम, है ना। अब आइंस्टीन ने अपना एक समीकरण दिया था जो है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, यानी आइंस्टीन ने ही सबसे पहले एनर्जी और मास में यानी ऊर्जा और द्रव्यमान में नियम दिया था। आइंस्टीन ने बताया 1905 में कि जो आपकी ऊर्जा है वो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में, उसमें आप जब उसके प्रकाश की चाल का स्क्वायर कर देते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऊर्जा आती है। लेकिन किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में आपकी जो प्रकाश की चाल का वर्ग का गुणनफल कर देते हैं तो आपकी ऊर्जा के तुल्य होता है। यानी ऐसे करिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में ऊर्जा तुल्यता नियम के अनुसार बताया कि E बराबर mc²। E आपका ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है ना। इस वीडियो में हमने आपको केवल रासायनिक संयोग के नियम बताए हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताया गया है ना। तो इस प्रकार से बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ।